Parth online tutorial. Today we are going to start with chapter number 11, Era of the One Party System. कैसे एक पार्टी के प्रभुत्व को भारत में देखा गया. This is a chapter from your NCERT book, page number 26 to 28. So today we are going to start with this chapter. तो बच्चे चलिए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं. इस चैप्टर के बारे में कुछ चीजें हम समझते हैं. पहले इस चैप्टर में बच्चे हम पढ़ेंगे कैसे एक पार्टी ने अपना डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व जो था बनाए रखा काफी लंबे समय तक. कैसे एक पार्टी जो थी लंबे समय तक चलती रही. और साथ ही साथ जैसे कि हमने बच्चों प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैलेंजेस के बारे में जाना था कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने कौन से 3 बड़े बड़े चैलेंजेस थे, जैसे कि यूनिटी, डेमोक्रेसी, आपने डेवलपमेंट, इन 3 बड़े चैलेंजेस के बारे में जाना था. तो बच्चे इसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे. बच्चों बात अगर हम करें 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो था आजाद हो गया. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 15 अगस्त 1947. लेकिन भारत ने जो जब सपना देखा था आजाद भारत का, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने का, क्या वो सपना साकार हो पाएगा? पूरे विश्व की जो नजरें थी इसी बात पे टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें डेमोक्रेसी को वहां अपनाया गया था जहां पॉपुलेशन बहुत कम थी, जहां लोग एजुकेटेड थे, जहां पर लोग अपने राइट्स के बारे में पता था. इलिटरेसी नहीं थी, लोग लिटरेट थे. लेकिन इंडिया की अगर देखें तो इंडिया के अंदर तो पूरी तरीके से जो पोजीशन थी वो टोटली अपोजिट थी. इंडिया के अंदर एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, लोग इलिटरेट बहुत ज्यादा थे, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता था. तो ऐसे में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या भारत अपना पाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क भारत के सामने था और पूरा विश्व की नजरें इसके ऊपर टिकी हुई थी. फिर भी बच्चे 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी 1950 को. अभी तक अगर बात करें तो इंतरिम गवर्नमेंट की सरकार ही इसे चला रही थी. लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि फ्री फेयर इलेक्शन का जो सपना देखा गया था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो सपना देखा गया था, उसको पूरा करने का समय आ गया था ताकि उसको पूरी तरीके से अपनाया जाए. इसके लिए फर्स्ट इलेक्शन कमीशन बनाई गई, सेटअप की गई बच्चे 1950 में बनी, जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे बच्चे? सुकुमार सेन. इनको बनाया गया. ऐसे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो जाएगा 1950 में, क्योंकि कमीशन सेट कर दी गई और साथ ही साथ फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर भी चुन लिया गया. तो ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट इलेक्शन तो 1950 में ही हो जाएगा. लेकिन ये करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है. भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी, क्योंकि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कराने में भारत के सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भारत की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी. ऐसे में फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई थी. इसलिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था. साथ ही साथ बहुत से लोग जो थे इंडिया में इलिटरेट थे, पुअर थे, ट्रेन्ड ऑफिसर्स भारत के पास नहीं थे जो आसानी से इलेक्शंस को कंडक्ट कराएं, रूलिंग स्टाफ नहीं था. तो इस तरीके से भारत के सामने फर्स्ट जनरल इलेक्शन कराने में दिक्कतें सामने आई. फर्स्ट जनरल इलेक्शन करवाने के लिए जो प्रॉब्लम्स थी उससे बाहर निकलने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही ज्यादा कोशिश करी और इसी से शुरुआत होती है बच्चे जर्नी ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की जर्नी यहीं से बिगिन हुई इंडिया के अंदर. किस तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की तैयारी भारत में की गई. उसके लिए सबसे पहला जो बेसिक काम था बच्चे इलेक्शन कमीशन का कि एरिया को बांटा गया, रीजन्स को बांटा गया और रीजन्स के साथ साथ उनको देखा गया और एक लिस्ट तैयार की गई एलिजिबल वोटर्स की. बच्चे इस एलिजिबल वोटर की लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उसके अंदर ये देखा कि नियर अबाउट 40 लाख वुमेन्स जो थी उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके नाम से ही नहीं थी. उनको प्रेजेंट कैसे कर रखा था? डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ. सो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन थी जिसे इलेक्शन कमीशन ने मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया और दोबारा से वोटर लिस्ट बनाने को कहा गया.
तो इस तरीके से बच्चों दोबारा से वोटर लिस्ट इसके लिए तैयार की गई, क्योंकि मेन मोटिव जो था भारत के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना था, ताकि पूरे तरीके से स्वतंत्र भारत में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया जा सके, सबको समानता का अधिकार दिया जा सके। साथ ही साथ उस समय के अकॉर्डिंग बच्चों टोटल एलिजिबल वोटर भारत में 17 करोड़ थे, 3200 MLAs, 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा थे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि 17 करोड़ में से खाली 15% वोटर ही एजुकेटेड थे, बाकी जो थे बच्चे इलिटरेट थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी भारत के सामने, कैसे उससे डील किया जाएगा, कैसे उनको वोटिंग के लिए कन्विंस किया जाएगा। तो इस सब चीजों से निकलने के लिए जो इलेक्शन कमीशन था उसने 3 लाख ऑफिसर्स को इसके लिए ट्रेन किया, पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग दी, ताकि जो इलेक्शन से आसानी से फ्री और फ्री मैनर में इलेक्शन जो है कंडक्ट कराए जा सके। इस तरीके से बच्चों इलेक्शन कमीशन ने भारत के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए काम करे। उसके बाद की बात अगर हम करें बच्चे, तो उस समय तक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कई देशों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन वहां पर भी वुमेन्स को जो था वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। मतलब वुमेन्स के पास वहां इस तरीके के अधिकार नहीं थे कि वो भी वोट दे। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाने का सोचा और उसका बेस बनाया, और हिस्ट्री में इसे बोल्ड और रिस्की डिसीजन कहा जाता है, क्योंकि पूरा विश्व इसे देख रहा था और ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्या भारत इस तरीके से राइट टू वोट के जरिए क्या सबको समानता का अधिकार देकर इलेक्शन करवा पाएगा? क्या इस तरीके से भारत के अंदर सरकार बन पाएगी? तो जनरल इलेक्शन को 2 बार पोस्टपोन किया गया, क्योंकि टाइमली प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। फाइनली बच्चों वो दिन आ ही गया जिस दिन इस बात को पूरा किया गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। भारत के साथ साथ पूरा विश्व इसको देख रहा था और इलेक्शन की डेट डिसाइड कर दी गई। इलेक्शन की डेट डिसाइड की गई बच्चों अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, लेकिन इसे 1952 इलेक्शन के नाम से ही कहा गया, क्योंकि ज्यादातर इलेक्शन बच्चों 1952 में ही हुए थे। इलेक्शन में जितनी एक्सपेक्टेशन थी भारत को, उससे ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा इसके अंदर लिया। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हुई। कैंपेनिंग करने में, इलेक्शन करने में, वोटिंग करने में लगभग 6 महीने का जो था समय लग गया। तो हर एक सीट के लिए बच्चे जो कैंडिडेट थे, 4 कैंडिडेट खड़े होते। जो इलेक्शन था बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। इसका जो रिजल्ट आया, आमतौर पर तो बच्चे जो जीतते हैं सिर्फ वही उससे सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो जो लोग हार गए थे, जो कैंडिडेट हार गए थे, वो भी इस बात से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे कि पूरी तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ है। और जो इंडिया का एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट को लाने का, चलाने का, वो भी सपना जो था भारत का पूरा हो गया और पूरे विश्व ने पॉलिटिकली फ्री और फेयर इलेक्शन करा के अपना लोहा जो था पूरे विश्व में मनवा लिया। कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि जो कंट्री है वो डेवलप हो, एजुकेटेड हो या लेस पॉपुलेशन हो। जो अभी तक इन चीजों के बारे में सोचा जाता था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहीं पर चल सकती है, भारत ने इन इलेक्शंस को कराकर ये बात गलत साबित कर दी। बल्कि इसके लिए विल पावर का होना, ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी हम डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ला सकते हो। कभी कहीं पर भी हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जब हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ तो किस तरीके से पहले 3 चुनावों के अंदर, पहले 3 इलेक्शंस के अंदर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व बना रहा, कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंसी बनी रही। तो चलिए इसको आगे हम जानते हैं। वजह जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, वो वैसे ही है जैसे एक्सपेक्टेशन करी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ आई। 489 में से जो कांग्रेस थी उसने अकेली 364 सीट्स जो थी हासिल करी। इसका सबसे बड़ा रीजन था कांग्रेस की पॉपुलैरिटी। तो कांग्रेस पार्टी में वो कैंडिडेट थे जो
बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि वो एज ए नेशनल हीरो थे, लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हीं लोगों से बनी हुई कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने भारत की फ्रीडम के लिए ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और ये सब वही हीरोज थे। तो इसलिए कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, लोगों ने इसीलिए बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनको ज्यादा से ज्यादा जिताया। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए बच्चों, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार ही बनी, उनसे ही ज्यादा पॉपुलैरिटी उनको और ज्यादा मिली। इस तरह हम कह सकते हैं कि उस समय जो पॉपुलर पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। चाहे बच्चे बात हम करें नेशनल लेवल पर या बात हम करें स्टेट लेवल पर, दूसरी पार्टी कोई अन्य नहीं थी। कोई अगर पार्टी भी थी तो 10% सीट ही सिर्फ उनको प्राप्त हो पाई थी। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें इस फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, तो सीपीआई की थी जिसको 16% वोट मिला। तो ये पॉपुलैरिटी जो थी कांग्रेस सरकार की आगे के इलेक्शंस में भी बरकरार रही। बच्चे अगर हम बात करें कि सेकेंड जनरल इलेक्शन 1957 में हुआ, उसमें भी कांग्रेस सरकार ने 494 में से 377 सीट जीती और फुल मेजोरिटी में सरकार में आई। थर्ड जनरल इलेक्शन की बात हम करें 1962 में हुए, उसमें भी 494 में से 361 सीट जो थी अकेली कांग्रेस सरकार ने जीती। तो इस तरीके से जो कांग्रेस की पॉपुलैरिटी थी वो पहले 3 जनरल इलेक्शंस में बनी रही और जीत उसने हासिल हर इलेक्शंस में करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी का कारण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है इसे वन पार्टी का डोमिनेंस, मतलब कांग्रेस पार्टी का पॉपुलैरिटी के साथ साथ इसको एक पार्टी के प्रभुत्व भी कहा जाता है कि पहले के 3 जनरल इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस के अलावा किसी और चेहरे को जो लोग थे वो देखना ही नहीं चाहते थे, किसी और चेहरे को समझना ही नहीं चाहते थे। और जो कांग्रेस का चेहरा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से बहुत ज्यादा जो पॉपुलर था। दूसरी पार्टी के पास लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस रहा। दूसरे ऐसे देश भी हैं जिनकी अगर हम बात करें तो वहां पर भी वन पार्टी डोमिनेंस रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की सिचुएशन टोटली अलग है। अन्य देशों में वन पार्टी डोमिनेंस है लेकिन डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइजिंग करके इग्नोर किया गया। लेकिन भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन हुए, इंडिपेंडेंट फॉर्म में डेमोक्रेसी भारत में अपनाई गई और कांग्रेस पार्टी को मैक्सिमम सीट्स मिली, वो पॉपुलर हुई, उसने अपनी पॉपुलैरिटी अपने दम पर जीती। हम जानते हैं कि जैसे कि चाइना, क्यूबा, सीरिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही वन पार्टी रूल सिस्टम में का प्रोविजन है। लेकिन इंडिया की सिचुएशन तो देखिए इससे बिल्कुल अलग है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत की सिचुएशन को हम कंपेयर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका से, क्योंकि बच्चे साउथ अफ्रीका में शुरुआती दिनों में क्या था, अपार्थाइड सिस्टम था, उसको खत्म करने के ही वहां पर सरकार आई गई थी। और उसको खत्म करने के लिए जिस सरकार ने मतलब जिस पार्टी ने मूवमेंट लड़ा था, जिसके रोल को बहुत इम्पोर्टेंट रोल बोला जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेसी को लाने में, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसे कहा जाता है। उसके बाद इलेक्शन में लंबे समय तक ये जो पार्टी थी वहां पर बनी रही। तो अगर बात करें कांग्रेस का भारत में, तो भारत में भी यही हाल था। यहाँ जिन लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वही इलेक्शन में जनता के सामने आए। ये पहले से ही नेशनल हीरो थे, वोट मांगने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से, फुल मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी जो थी सत्ता में बनी रही। और इसके साथ साथ और भी कई रीजन से बचे। कांग्रेस पार्टी का जो विजन था वो भी बहुत अच्छा था। उसने हर एक तरीके से इलेक्शन कराने के लिए, फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए कोशिश करी। ऑर्गेनाइज मैनर में जो स्टेट्स का था उनको ऑर्गेनाइज करा। पुरानी पार्टी होने के साथ साथ जब तक नेहरू इस पार्टी के अंदर रहे उसकी पॉपुलैरिटी बनी रही और इसी को कहा जाता है बच्चे वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेंस। तो जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में पहले 3 चुनावों में बनी रही, इस तरीके से भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का था उसकी डोमिनेंसी बनी रही। टुडे टॉपिक इज क्लियर टू यू।
जो बच्चे हमने इसके अंदर एग्जाम्पल यूज किए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आप उसको बार बार ध्यान से जरूर समझिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे चैप्टर को समझने में. सो टुडे होमवर्क इज यू हैव टू बी रिवाइज दिस टॉपिक. थैंक यू एंड हैव ए नाइस